अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हम बेसिकली पूरा प्रोग्राम तो महंगाई के हवाले से करना चाह रहे थे और उसमें बड़ी वजह यह थी कि आज आपकी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 332 अरब रुपए का आज एक सिंगल सिंगल डे में लूज हुआ है और तकरीबन जो पॉइंट्स कम हुए वो ये थे कि नेगेटिव गई है 2135 पॉइंट्स तकरीबन जो है वो आज मार्केट ने लूज किया। और हालांकि हुकूमत तो बता रही थी कि जी अगर आईएमएफ के साथ मामला तय पा गए हैं और अब हमें डॉलर भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जी बेसिक रीजन जो दी गई है वो ये है कि जी एक तो ये डॉलर जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होता जा रहा है रुपये के अगेंस्ट, और दूसरी बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट जो कि हुकूमत ने अब बढ़ा दिए हैं, उसकी वजह से भी शायद इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। लेकिन कहा यह जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट वो विंडो होती है उस मुल्क की इकोनॉमी को देखने के लिए। तो अगर आपकी विंडो में इस किस्म की चीजें चल रही होंगी तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या देखेगा, क्या समझेगा, क्या सोचेगा, और जो दीगर मामला चल रहे होते हैं दुनिया भर के साथ आपके मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से, और जो आप लोन्स ले रहे होते हैं या रीपे कर रहे होते हैं या कमोडिटीज़ बाय कर रहे होते हैं, इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इससे बहुत मुंसलिक होती हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बीच में हम तो यही सोच रहे थे कि इन इश्यूज़ पे ही रहेंगे, लेकिन आज बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई कि गुज़िश्ता रात पीटीआई के लोगों ने राब्ता किया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद साहब और असद उमर साहब थे, जिन्होंने पीएमएलक्यू के साथ राब्ता किया। वो लोकल गवर्नमेंट बिल जो पंजाब हुकूमत लेकर आना चाह रही है, और मुबैना तौर पर इतलात ये हैं कि कल एक सेक्रेटरी लॉ जो है वो परवेज इलाही साहब के पास, जो कि इस वक्त सिटिंग मतलब गवर्नर हैं ऑनरी एडहॉक बेस पे, क्योंकि गवर्नर चॉइस सरवर साहब वो मुल्क से बाहर हैं, तो उनके पास वो लेके गए तो उन्होंने एतराज़ात लगाए। उन्होंने कहा भाई ये मामला सही करके लाओ तो फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन बुज़दार साहब ने आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर ने जो चेयर की, उसमें उन्होंने कहा कि जी वो तो मान गए थे पहले पीएमएलक्यू जो इसी मसवदे पे जो ड्राफ्ट है उस पर वो मान गए थे प्रपोज ड्राफ्ट, लेकिन अब हमें नहीं मालूम। तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि जी जो इनको इग्नोर किया जा रहा है ख़ासतौर पर रूरल यानी कि देही इलाकों को, देही पॉपुलेशन को, ये सही नहीं है। पीटीआई के लोगों ने भी कहा। तो फिर वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि जनाब आप पहले अपने अंदरूनी मामला सही करें और उसके बाद फिर दोबारा पीएमएल काफ के पास जाएं। माजरत से पीएमएल काफ का एक और मौक़िफ़ भी सामने आया है। उन्होंने वो समझ रहे हैं कि हुकूमत शायद बल्दियाती इंतखाबात कराने में वो सीरियस ही नहीं है और वो उसको डिले करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगले 2 माह में बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में होने हैं, केपी में हो रहे हैं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लॉ आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, जिसके ऊपर एमक्यूएम जो है वो सरापा एहतजाज है, पीएसपी भी एहतजाज कर रही है और वहाँ पीटीआई भी एहतजाज कर रही है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, पीएमएल काफ का ख्याल है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जो भी इंतखाबात होने हैं वो ईवीएम की मशीन पे होने हैं, तो मशीनें तो अभी हैं नहीं, तो इसका मतलब है हुकूमत डिले करना चाहती है। सॉरी। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। शौकत बसरा साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, मेरे साथ टेलीफोन पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके भी वक्त का। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA, वो भी मेरे साथ टेलीफोन पर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत से सॉरी। अगर मैं आपसे शुरू करूं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, क्या लगता है आपको कि ये सूरत हाल, या अगर इजाज़त दें तो मैं पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से ले लूं इस पर इनपुट, क्योंकि वो सब वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब, ये किस किस्म की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? अगर पीएमएल काफ का ये तकाजा है कि रूरल पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो और हुकूमत शायद उसको इग्नोर कर रही है, तो ये, और फिर ईवीएम का मामला
और फिर साहब का ये कहना कि जनाब हमारे साथ तो अभी बातचीत हो गई थी, मान भी गए थे और अब ये फिर मुकर गए हैं, और पीएमएल काफ का है कि कतई तौर पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या देख क्या रहे हैं आप? ये तो लोगों को विसल बजा के ना, वो विसल बजा के इकट्ठा किया गया है। जब विसल बजा के इकट्ठा किया जाता है और वो जब विसल का वो असर जो है वो कमजोर पड़ता है, जिस लम्हे में जिस वक्त कमजोर पड़ता है, फिर वो उस शहर से निकल जाते हैं और शहर से निकलते सारी जो है ना वो दाएं बाएं आमने सामने कहीं आगे पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है ना वो आपको नजर आ रहा है वो एक इंतशार, फिक्री इंतशार। ये एक पार्टी तो है नहीं है, कोई कहाँ से लाए गए, कोई कहाँ से लोग लाए गए और इस तरह से एक पार्टी तश्कील दे दी गई और उस या एक पार्टी को जो है ना वो सपोर्ट दे दी गई। तो अब जब भी जो है ना वो कोई मामला जिसमें मफादत का टकराव आएगा तो वो हर पार्टी या हर शख्सियत जो है इनमें तो वो अपने मफाद की तरफ दौड़ेगी। आपने इनके गवर्नर का हाल देख लिया, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा। आपने इनके स्पीकर का हाल देख लिया या इनके अलाइज का हाल देख लिया, वो इनके बारे में क्या कहते हैं। आपने जो फर्स्ट उसमें जो है ना जब इन्होंने पहली दफा जब जॉइंट सेशन बुलवाने के लिए कहा था उसमें देख लिया कि क्या हुआ। उसके बाद दूसरा सेशन उसमें पीछे जो फोर्स थी इनको इकट्ठा करने वाली वो भी नजर आ गई, गो के बाद नजर नहीं आती मगर वो भी नजर आ गई। तो ये उसके बाद अब उस ताकत जैसी दी मोमेंट वो ताकत कमजोर पड़ती है, फिर वो जो है ना वो दाएं बाएं जो है ना वो रेवड़ के लोग भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक रेवड़ का हिस्सा नहीं है, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो ये इसमें जो है ना इसमें इसी तरह से रहेगा, वो इस तरह से ना मुल्क तरक्की करेगा ना सोच एक जैसी होगी, और बल्कि जो है ना जो ये नुकसान हो रहा है ये इसमें मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं लोगों के, मुख्तलिफ मफादात हैं लोगों के, इस वजह से जो है ना पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा। अब फिर आगे इलेक्शन लोगों को नजर आ रहा है, लोग इलेक्शन में अपने अपने मफादात देख रहे हैं, जब वो इलेक्शन की तरफ देखते हैं तो उनको महंगाई या बाकी मसाइल भी नजर आ रहे हैं, जो गवर्नेंस जो खराब। सही। कामरान मुर्जा साहब, पंजाब के हवाले से जो एतराजात उठाए जा रहे हैं ना सिर्फ PMLQ से बाकी भी जमातों से, वो कहते हैं कि जी PTI के लोग जो हैं वो ज्यादातर बाबू हैं, उनको इन बल्दियाती इंतखाबात का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए वो लेजिस्लेशन सही नहीं कर पा रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट? इसमें या बाबू हैं या वो इस टाइप के लोग हैं, वो लड़के जो 11-12 बजे दोपहर को सो के उठते थे और वो लाडले किस्म के लाडले टाइम के लड़के, और उसके बाद आ गए वो बैठ गए रेस्टोरेंट में, बैठ गए चाय पी, उसके बाद जो है ना वो लाफजनी करते रहे। बाकी रिमेनिंग जो उनकी जो कैटेगरी है वो ये है, और उन्होंने कभी जिंदगी में घर में कोई काम नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ जो ना लाफजनी की थी कि इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से करेंगे ये हो जाएगा। तो वो सारी लाफजनी के नतीजा ये है कि मुल्क में उन्होंने कहा कि जी $200 बिलियन आ रहा है, वो आपने देख लिया, $200 बिलियन जो ना वो ले आए। उन्होंने कहा कि 6 महीने में मुल्क जो ना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, 1 करोड़ लोग देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। जब हम महंगाई डिस्कस करने जाएंगे, मुमकिन नहीं है, वो इन्होंने यहाँ पे करनी थी। बिल्कुल, ये जब महंगाई की डिस्कस करेंगे ये करेंगे। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, EVM का मामला भी सामने है। कल मैं सुन रहा था आपके राना साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हम तो हर हाल में इसको अपोज करेंगे और EVM के जरिए इंतखाबात होने ही नहीं देंगे। आपको लग क्या रहा है? आपको स्टोरी तो मैंने सारी सुना दी जो हो रही है। अब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और वहां के अगर बल्दियाती इंतखाबात पर सवालिया निशान उठ जाए तो फिर क्या बचता क्या है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि जो EVM से इलेक्शन कराने की जो ख्वाहिश है हुकूमत की, और ख़ास तौर से बिलखुसूस जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का भी इन्होंने रिसेंटली उस्मान बुज़ार साहब ने भी बात की है, ये जो है ये इनको इसका मतलब इनको अंदाज़ा नहीं है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा, इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, इसकी ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद भी ये जो है वो पता नहीं वो चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि आप एक वक्त में एक गो में इतना बड़ा एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो पहले कभी आपने सही तरह टेस्ट भी नहीं किया। मतलब 1-2 हल्कों में टेस्ट करना और एक लोकल बॉडीज़ का पूरा एक पंजाब का इलेक्शन कराना या नेशनल इलेक्शन कराना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो और उसके अलावा इनको ये भी नहीं मालूम कि जो आजकल पूरी दुनिया में कंप्यूटर चिप की शॉर्टेज है, पूरी दुनिया में। आप जाके चेक कर लें ऑनलाइन, आपको पता चलेगा गाड़ियों की जो है वो प्रोडक्शन जो है इसकी वजह से पूरी दुनिया में मुतासिर हुई हुई है, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरर जो है वो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये हम जब ज़ाहिर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो पहले तो बात यह है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो आप उसकी तैयारी होती है जो आपने खुद करनी होती है,
कि क्या लेना है, कितना लेना है, कहाँ पे रखना है, किन को ट्रेन करना है, वो तो पहले आपने इलेक्शन कमीशन ने खुद करना होगा ना। उसके बाद फिर कहीं जाके वो स्टेज आएगी कि कोई प्रोक्योरमेंट हो सके। बनाकर भेज दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अफनान उल्ला साहब, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा पूरा प्लान बनाकर भेज दिया है कि ये 4 हफ्ते हमें इसलिए चाहिए, 4 हफ्ते हमें इसलिए चाहिए, हमें इतनी जगह चाहिए, ये ऑर्डर चाहिए, ये ट्रेनिंग चाहिए, तो वो तो उन्होंने भेज दिया हुआ ना, जिस तरह सीक्वेंस उनका जो चल रहा, जितने पैसे भी चाहिए। जी, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल जरूर बना के भेज दिया है, मगर उसके अंदर अगर आप उनसे ब्रीफिंग लें या आप उन ब्रीफिंग में जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो वही बात ग्राउंड रियलिटी पे है। देखें, एक डेटा सेंटर बनाना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं होता, इसमें बड़ा टाइम लगता है। आपने 4 लाख मशीनें प्रोक्योर करनी है, कोई मजाक तो है नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फर्ज करें आज हम एक कानून बना दें, एक कानून हम बना दें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जो है वो 2023 में एक पाकिस्तानी को चांद पे भेजेगी, और हम कानून बना दें, नेशनल असेंबली सेनेट साहब अप्रूव कर दे और हम बैठ जाएं, और अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कहें कि सर ये कैसे होगा, हमारे पास टाइम कम है, रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये यही वाली हरकत है। सही कि आप जो है ये जरूर हो सकता है, बिल्कुल सही, चल सीटों पे हो जाए। सही। चलें, मैं शौकत बसरा साहब क्या मामला हैं? वाहिद इत्तेहादी पंजाब में है PML काफ, और आप मतलब वो बुज़दार साहब कुछ कहते हैं, वो आगे से कुछ और कह रहे हैं। मामला क्यों नहीं आप लोग सेटल करते और एक दफा एक बिल्कुल जो इत्तफाक करके मसवदा क्यों नहीं लेकर जाते ड्राफ्ट प्रपोजल? शौकत बसरा साहब, को मेरे ख्याल में शौकत बसरा साहब को आवाज नहीं जा रही। ले एक चीज अगर मुझे कामरान मिर्जा साहब आप भी बता दें कि इत्तलात कुछ ऐसी चल रही हैं, ये जो भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वुज़रा जो हैं वो 3 महीने के लिए ना ट्रैवल करें बाहर, और यकीनन जब वुज़रा को कह रहे हैं तो इसका मतलब कि पूरे पार्टी के जो MNAs हैं या जितने अलाइड पार्टीज़ के हैं या जो MPAs हैं उनके, ये अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि उन्होंने तजवीज़ दी है अपोजिशन को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये आपको क्या लगता है कि ये है कोई तलवार लटक रही है ऐसी? देखिए, वो तलवार तो मुस्तकिल तौर पे लटक रही है। जो उनके अलाइज हैं वो किसी वक्त भी वो उनके साथ मजीद चलना नहीं चाहते। अब ये तलवार एक तरफ तो लटक रही है, मगर उसके बाद जो है ना वो अपोजिशन फर्ज करिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उसके बाद कितना वायबल है ये देखना है। या आप फिर जो है ना वो कल एक काम होने के बाद जो है ना उनके हाथों तो ब्लैकमेल नहीं होंगे। आज वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, कल हम ब्लैकमेल हों, ये और उसका जो नतीजा ये निकले कि आज लोग उनसे मायूस हैं, कल हमसे मायूस हो जाए, तो वो फिर ये मायूसी की मतलब कहीं ना कहीं पे तो ये मायूसी खत्म होनी चाहिए। पब्लिक को कोई रिलीफ भी मिलनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट तब्दील करना मसला नहीं है। मसला पहला मसला ये है कि निजाम तब्दील हो, दूसरा मसला ये है कि गवर्नमेंट तब्दील हो, तीसरा मसला और सबसे अहम मसला ये है कि लोगों को रिलीफ मिले। कामरान मिर्जा साहब, पता नहीं अब शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया हमें। शौकत बसरा साहब, एक तो मैं फिर इस पर बात दोबारा बसरा साहब से मजीद भी जानना चाहूंगा, लेकिन ये बता दें क्या मसला है? कोई कहता है EVM का इशू है, कोई कहता है कि रूरल पॉपुलेशन को मतलब इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा, तहसील को नहीं किया जा रहा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर जाने चाह रहे हैं, और 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि इंतखाबात भी कराने हैं। तो किधर जाएगा मामला? दोनों मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन इशू सिर्फ एक है कि EVM धांधली नहीं होने देंगी। EVM के जरिए मरे हुओं के वोट नहीं पड़ेंगे। EVM के जरिए अंगूठे डबल नहीं लग सकेंगे। EVM के जरिए RTS नहीं बैठेगा। EVM के जरिए 45 फॉर्म का मसला नहीं होगा। EVM जो है ठीक पोलिंग खत्म होने के बाद 5 बजे 5:30 बजे रिजल्ट दे देगा। ये है वो मसाइल जो किसी सूरत में ये नहीं इनको मंजूर देके। मैं खुद 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मेरा देहाती इलाकों से तल्लक है। साउथ पंजाब जिला बहावल नगर का आखिरी जिला है, उससे ज्यादा रिमोट एरिया और कोई नहीं है। वहां पे होता क्या जमीन हैदर साहब, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताने लगा हूं। वहां पे लोगों के डबल ट्रिपल वोट दर्ज हैं। एक NA के हल्के में कुछ नहीं 10 से 15 हजार जाली वोट बने हुए हैं। अब वो
जिसका जोर चलता है वो जबरदस्ती वो वोट कास्ट करवाता है। बसरा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे इस वक्त मसला जो दरपेश है वो ये है कि आपने करवाने हैं बल्दियाती इंतखाबात अगले 2 महीने में हेलो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। बसरा साहब सर अगले 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपने इंतखाबात कराने हैं, बल्दियाती इंतखाबात। PMLQ जो है वो लॉ नहीं पास होने दे रही, क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह उनको हम कन्विंस करेंगे, वो हमारे इत्तेहादी हैं। हम उनको सिर्फ ये कहना, देखें काम कोई मुश्किल नहीं होता अगर नीयत साफ हो। मैं फिर कहता हूं कि आपने इनको तो डिमांड करना चाहिए अपोजिशन वालों को कि 6 महीने पहले कनाडा के अंदर EVM पे इलेक्शन हुआ है, किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। ये डिमांड करें कि हमें सेम वही मशीन चाहिए जिसमें कनाडा पे इलेक्शन हुआ है। दूसरी बात, जमीर हैदर साहब, वो MKM हो, वो काफ लीग हो, वो कोई दोस्त हो, इंशाल्लाह हम उनकी रिजर्वेशन पहले भी दूर की हैं। आपको याद होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि जी ये बिल लेकर आए हैं, इनके साथ नहीं है, बल्कि इत्तेहादियों को तो छोड़ दें। इन्होंने कहा कि 26 MNA PTA के हमारे साथ है। इससे भी अगली बात हुई, उन्होंने कहा ये ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, ये बिल जो है पास नहीं होना और इनको असेंबली तोड़नी पड़नी और इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। यहां तक बातें होती रही। तो चलिए ये बता दें फिर क्यों कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कि अगले 3 महीने बड़े क्रूशियल हैं, कोई मुल्क से बाहर ना जाए? क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं फिर आपको अर्ज करूं, देखें सूरत ये है कि जाहिर है लेजिस्लेशन भी होनी है, इसको कोई नेगेटिव साइड पे ना लेकर जाए। इस पे हो सकता है, मैं जो बात समझ रहा हूं, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट, वो भी बहुत सारी हवा में बातें चल रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आ सकती है, उसके ऊपर भी जाहिर है लोगों का बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको रहना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने रोका है ना जमीर हैदर साहब, वो सिर्फ वुज़रा को रोका है, वुज़रा को रोका है, MNS के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। चलें, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैसेज तो बड़ा अजीब जाता है ना जी। क्वेश्चंस तो फिर आते हैं ना। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं सेनेटर अफनानुल्लाह से भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज एन ऑप्शन फॉर ऑपोजिशन नाउ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, आज शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल बशमूल महंगाई का हल सिर्फ एक है। क्या है ये सुन लें। हल सिर्फ एक हल है, मुल्क में फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराएं। जिस दिन आप पाकिस्तान को शिफाफ इलेक्शन देंगे, मसाइल का हल उस दिन से शुरू होगा। जिस दिन पार्लिमान के वोटिंग टेलीफोन कॉलों के बगैर होगी, उस दिन मुल्क में तरक्की का अमल शुरू होगा। जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, पार्लिमान नहीं होगा, आईन नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर से छुटकारे का तरीका वोट का अमल होता है, चाहे वो पार्लिमान के अंदर हो, चाहे वो एक जनरल इलेक्शन में हो। इसके अलावा हम किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उसकी कीमत इस खराबी से ज्यादा है। जी, कामरान मिर्जा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तमाम मसाइल का बशमूल महंगाई का सिर्फ ये कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन करवा दें, या फिर वजीर आजम को पार्लियामेंट में रहते हुए तब्दील कर दें, या आप नए इंतखाबात करवा लें। नुक्ता नजर उनसे मुख्तलिफ है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, जब तक हम मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उंगलियां पकड़ के चलते रहेंगे, ये इसी तरह से होगा। आप असल मसले को हल करिए, सिर्फ गवर्नमेंट तब्दील होने से मसला हल नहीं होगा। कामरान मिर्जा साहब, आपने बहुत बात कर दी है, मुझे जरा थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देंगे कि किसका हाथ या उंगलियां पकड़कर अगर चलते रहेंगे तब तक हालात ठीक नहीं होंगे, और सिस्टम कौन सा है? देखिए, अगर हमने जो ना वो बारियां लेनी है और वो इख्तियार लेना है, इख्तियार नहीं लेना, तो फिर मामला तब्दील नहीं होंगे। वो आपको भी पता है कि इख्तियार किसके पास है, इख्तियार कौन देता है, कौन नहीं देता है, और वो किस तरह से बारियां लगाते हैं। कभी एक को निकालते हैं, कभी दूसरे को निकालते हैं, कभी एक को बिठाते हैं, कभी दूसरे को बिठाते हैं। नहीं, तो आपको मसले लगता का है कि असल हल ये है कि वो जब तक कोई... वो अपनी हदूद के अंदर नहीं जाएंगे जो दस्तूर ने दी है, उस वक्त तक आप जो मर्जी कर लें, इस मुल्क ने ठीक नहीं होना, बल्कि खुदा न खास्ता मजीद खराब होना। कामरान मिर्जा साहब, आपको लगता है कि अपोजिशन में कोई ऐसी पार्टी है जो अभी भी कहीं कहीं भाग भाग के उंगली पकड़ने की कोशिश कर रही है?
आप हमारा भी कह सकते हैं, दूसरों को भी कह सकते हैं, मतलब मगर कोई हम है। जो है ना चले। हम सारे जो है ना ये समझते हैं कि जो है ना वो दूसरे की उंगली छोड़ दी जाए और हमारी उंगली पकड़ ली जाए। तो जब तक ये रवैया हमने तब्दील नहीं किया, जब तक ये रवैया ठीक नहीं होगा, जब तक ये रवैया ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक जो है ना वो मामला जो है ना वो इसी तरह से चलेंगे। पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलेगी। आप भले आपको 73 साल हो गए, 173 साल भी हो जाए, आपको पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलेगी। ओ जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब क्या कहते हैं? जी, मैं कामरान भाई की जो बातें उनको सेकंड करूंगा। ये बात दुरुस्त है कि आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वहाँ पे ये वाला निज़ाम नहीं रहा जो हमारे पास अभी तक है। 50 साल पहले उन्होंने इस फरसूदा निज़ाम से आज़ादी हासिल कर ली थी, तो आज वो तरक्की याफ्ते हैं। वो हमसे पीछे थे बहुत। उधर बड़ी सख्त गुर्बत थी, उधर इकॉनमी नहीं थी, उनके पास ज़मीन इतनी नहीं है, जोग्राफिकली वो इतने अच्छे वेल प्लेस्ड नहीं है। हमारे पास पता नहीं क्या का कुछ है, लेकिन हम क्योंकि हम एक्सटेंशनों, प्रोमोशनों और इन मामलात से हमारा मुल्क निकल ही नहीं पाया आज तक, तो फिर जो है वो ज़ाहिर है प्रायोरिटी मुल्क के अंदर यही है सारी की सारी। तो फिर ज़ाहिर कैसे जो है वो आवाम के फलाह का काम होगा। आपको याद है कि 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है IMF को खुदाफिज कह दिया था, और उस वक्त हमारी इकॉनमी जो है स्ट्रॉन्ग थी, हमारी GDP ग्रोथ रेट अच्छी थी, और उस वक्त जब सब कुछ ठीक जा रहा था तो डॉन लीक किया गया, पनामा पेपर किए गए, और उसके बाद अपने ही मुल्क के इदारों ने अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें वो की। तो इंटरनेशनल लीक थी, पनामा लीक्स। नहीं, वो अभी पेंडोरा पेपर जो है इसके ऊपर कुछ हुआ है पाकिस्तान में, तो वो भी इंटरनेशनल लीग से नहीं हुआ ये तो तो क्या लीक करें? जो है वो तो बहाना था ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप तो किसी भी चीज को बहाना बना सकते हैं ना। आपने अगर मुल्क में इंतशार फैलाना है अपने ही मुल्क के लोग अपने मुल्क के आप भी दुश्मन कह हो रहे हैं गए, तो क्या निजाम किया में जा तब्दीली सकता है? आनी चाहिए। मैं मानता हूं निजाम को तब्दील होना चाहिए, लेकिन कुछ अपोजिशन की पार्टीज, अब मतलब मैंने पूछा लेकिन कोई भी नहीं मानेगा नहीं, लेकिन अभी भी भाग तो उसी निजाम के पीछे रहे हैं कि जनाब चलो हमारी उंगली पकड़ लो या हमें अपनी उंगली थमा दो और ले चलो हमें अपने साथ। देखिए, पाकिस्तान हमें जो है वो किसी की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जी मैंने। 2/3 मेजोरिटी जो है ले लेंगे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे ये बात कह रहा हूँ कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, हम 2/3 मेजोरिटी जो है वो ले लेंगे आराम से। हमारा रास्ता रोका जाता है क्योंकि हमने 2/3 पाकिस्तान के लोगों की खिदमत की है, हमने पाकिस्तान के अवाम को प्रायोरिटी दी है। सही। यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलें, मैं बसरा साहब से भी पूछ लेता हूं। मैं बसरा साहब से भी पूछ लेता हूं। बसरा साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, यही जो अभी बात की है, चलें अफनानुल्लाह साहब आप यही सुन लें। फवाद चौधरी साहब ने आज क्या फरमाया कि महंगाई और ये वो, आपने कहा कि हम इतनी खिदमत कर रहे थे, 2016 में IMF को खुदाफिज कह दिया था। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें जरा। इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। आप सिंपल बात है, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, आपकी दरामदात ज़्यादा है, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। जी अफनानुल्लाह साहब, वो तो कहते हैं कि जी महंगाई है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की और शाहिद खाकान अब्बासी अपने दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते तो ना होती। मैंने तो भी आपको बताया, आप बेशक चेक कर लें, या कहते हैं कि हमने 2016 में IMF को खैरबाद कह दिया था। और फवाद चौधरी साहब जो है, मैं ज़ाती तौर पर फवाद चौधरी साहब की बातों को इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनकी अपनी जो काबीना है PTI की, वो उनको सीरियसली नहीं लेती, तो हम क्या उनको सीरियसली लें। कल इन्होंने फरमा दिया था कि जो है वो, आपको याद होगा कल आगे परसों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम ECP के फंड बंद कर देंगे अगर EVM से इलेक्शन नहीं कराया। और कल जो है वो शिबली फराज साहब ने जियो पे आके बोल दिया कि ये बात तो प्राइम मिनिस्टर के सामने हो ही नहीं थी, तो हमने आपस में वैसी बात की थी, और फवाद चौधरी साहब ने खुद जाके बाहर बोल दी। तो अब आप मुझे बताएं ना, जब जहां मामलात इस तरह चलाए जा रहे हो, जैसे भी कामरान भाई ने भी बताया था कि ये बस ऐसे ही है कि बस लौंडों की हुकूमत आ गई है जिन्होंने ना कभी जिंदगी में कोई काम किया ना कोई काम करना आता है। अब वो रोजाना कोई जो है वो कहानी आके आवाम को डाल देते। अगर 4 साल बाद भी
4 साल बाद भी अगर पीटीआई की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकती और पिछली हुकूमतों की वजह से, तो ये बात तो इस्टेब्लिश होती है कि ये निकम्मे हैं। ये बात इस्टेब्लिश होती है कि ये इनकॉम्पिटेंट है, इस लेवल के इनकॉम्पिटेंट है कि शायद इस लेवल के इनकॉम्पिटेंट आपको मिले ही ना इस दुनिया में, कि 4 साल बाद आप कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत, और उस हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं जिसने आईएमएफ को खैर बात कह के आपको मुल्क दिया था। जब हमारी हुकूमत आई थी तो आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा था, हमने खैर बात का इनको मुल्क दिया जब आई, और आज ये इनकी आप कहानियां सुन लेंगे, कहते हैं इनके तो अपने भी जी गवर्नर साहब इस वक्त बरतानिया में, और वो वहां पे क्या बात कर रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। मुझे ब्रेक पे मेरा ख्याल में अभी ब्रेक के बाद आएंगे तो चॉइस सर्वर बात की बरतानिया में वो भी सुनवाएंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि विद इन पीटीआई भी कुछ मामला खराब हैं। चलें, इत्तेहादी तो नाराज हो ही रहे हैं, वो किसी वजह से हो रहे हैं, लेकिन विद इन पीटीआई क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चॉइस सर्वर साहब गवर्नर पंजाब बरतानिया में अपनी कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो कि ओवरसीज हैं, उनके साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आईएमएफ के हवाले से उन्होंने क्या बात की, वो जरा सुन लें। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा दी। हमारी हर चीज को गिरवी रखवा दिया अपनी उनकी पीटीआई की गवर्नमेंट ने। अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी 2016 में पीएमएलएन ने खुदा हाफिज कह दिया था। कामरान मुर्जा साहब, क्या वजह है कि सोचते बाद में है, क्योंकि फिर वो जो इनके अनिल मुसर्रफ साहब हैं वहां पे लंदन में, वो कह रहे थे कि जी बहन भाइयों में भी नाराजगी हो जाती है। वो तो एक पॉलिसी मैटर की बात कर रहे हैं, ये वो कोई जाती बात तो नहीं कर रहे। क्या कहते हैं कामरान मुर्जा साहब? देखिए, इनफैक्ट जो है ना वो डिससेटिस्फेक्शन है, वो सिर्फ एक बंदे को नहीं है, गवर्नर साहब को नहीं है, बाकी बहुत से लोगों का भी है। आपने इनके एलाइज की बातें भी सुनी होंगी, बल्कि वो फ्लोर पे कहते हैं ये बात जो है ना, वो बांग दहल कहते हैं, और फिर उसके बाद जब उन पर प्रेशर आता है तो फिर जो है ना वो सारी करते हुए पीछे हट जाते हैं। गवर्नर साहब ने भी ये बात की है, वो बात पॉलिसी की नहीं है, बात ये है कि चंद ये $6 बिलियन जो है ना वो एक मुल्क के लिए क्या होता है, और वो ये अब वो घर का बेदी लंका ढाए, वो लंका ढा रहे हैं कि $6 बिलियन के लिए इन्होंने क्या हरकत की है और किस तरह से जो है ना अब आपका हर महीने में 4 रुपए जो है ना वो बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पे बढ़ा रहे हैं, और पेट्रोल जो है वो 2700 रुपए का मिलता था, आज वो 6300 रुपए का वो जो एक टैंक मिलता था, जब हम गाड़ी की कार फिल करवाते थे 2700 में हो जाती थी, 6300 में जो है ना वो भी कभी 6300 भी कम हो जाते। तो जब ये हालात होंगे, जब इस तरह के मामला होंगे, तो फिर वो जो है ना वो हर कोई जो है वो उस मामला से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। वो सारे जो है ना वो बर्डन शिफ्ट करेंगे उन लोगों पे जो, और अल्टीमेटली कल जो है ना वो कप्तान पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो शख्स ड्राइविंग सीट पे है उसको ड्राइविंग नहीं आती। अगर लीडर एक लीडर सही होता है तो उसके बाद जो है ना वो टीम वर्क भी बन जाता है, और टीम अगर कमजोर भी हो तो वो टीम ठीक भी हो जाती है, और कम से कम चौथे साल में वो यकीनन ठीक हो जाती है। मगर असल प्रॉब्लम जो है ना, वो जो असल प्रॉब्लम है जो जिससे जो है ना वो पानी पाक नहीं हो रहा, वो पहला बंदा है, वो खराबी वहां पे है। जब तक उसको चेंज नहीं करोगे उस वक्त तक जो है ना टीम में जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना चौथा वजीर खजाना आ गया ना आपका, मगर वो मामला ठीक नहीं हुए। हरकत इनकी ये है कि एक आदमी सिंध से बिलोंग करता है, उसको सिंध से लाके पहले पंजाब में जो है ना उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की गई कि जी सिंध से वो नहीं जीत सकता, इसलिए उसको पंजाब से जो है ना सेनेटर बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता उधर से भी ट्रेवल करके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच गए। तो जब लोगों का माइंडसेट ये होगा, इस तरह की सोच होगी, और ये चौथे वजीर खजाना है इनके, तो उसके बाद आप उनसे क्या तवक्को रखेंगे, क्या वो बेहतरी कर सकेंगे? बजट आ रहा है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुई, ये बाकायदा मईशत की जो पॉलिसीज हैं वो क्रैश कर गई हैं हुकूमत। सिर्फ देखिए, जो मौलाना जो है ना वो 4 साल पहले कह रहे थे, आज सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है ना, ये चौथे साल में आके जो है ना। सही। और हम तो सिर्फ इसको इमरान खान को भी अकेले को जो है ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, बल्कि इनके पीछे वालों को, इसके लाने वालों को रिस्पॉन्सिबल समझते। चलें, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब क्या कहते हैं? आपने सुन लिया सरवर साहब की स्टेटमेंट भी। शहबाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो कहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट नहीं क्रैश हुई, ये
मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज क्रैश कर गई हैं और मिनी बजट जो है वो आज लॉ डिवीजन भिजवा दिया गया है वेट होने के लिए। देखिए, बात यह है कि जितनी देर इमरान खान साहब जो है उनके हाथ में मामलात इस मुल्क के रहेंगे, उतनी देर आप इस मुल्क की इकॉनमी की तबाह बर्बादी ही देखेंगे। उससे आप कोई आप फलाह की खबर ना समझे। आप ये देखें कि कल एक बंदे ने कराची में शॉपिंग सेंटर में तीसरी मंजिल से छलांग मार दी क्योंकि वो फाकों की वजह से। लोग अपने बच्चों को दरियाओं में फेंक रहे हैं, जहर दे रहे हैं फाकों की वजह से। आप मुझे बताएं उस बंदे पे क्या गुजरती होगी जो 25,000 रुपये में या 20,000 रुपये में अपना घर का बजट बनाता होगा, जिसने रेंट भी निकालना है, जिसने खाने का इंतजाम भी करना है, बच्चों की तालीम के पैसे भी देने, कोई बीमार हो जाता है उसका खर्चा भी निकालना है। आप मुझे बताएं ना वो उस बेचारे का क्या कसूर है? तो आज आपने अपनी जाती बिल्कुल इकॉनमियां ठीक कर ली। साहब, आज एहसास रोशन प्रोग्राम के ऊपर मीटिंग चेयर की प्राइम मिनिस्टर ने और उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आवाम परेशान है महंगाई की वजह से, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो मंथली सब्सिडी 1,000 रुपया देने का शुरू कर रहे हैं, जिनकी 50,000 रुपए से कम तनख्वाह होगी, ये तकरीबन 20 मिलियन घरानों को ये सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 1,000 रुपया महीना आटा, घी और दालों पर ये सब्सिडी होगी। ये काफी है? या प्राइम मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं है कि ये 1,000 रुपया तो शायद एक हफ्ते के लिए भी काफी नहीं होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये रियलिटी जो है ना, उससे ये लोग डिस्कनेक्ट कन्फर्म बात है हो चुके हैं। अगर ये समझते हैं कि 1,000 रुपये एक फैमिली को देने से वो महीना तो क्या हफ्ता भी नहीं गुजर सकता है कहते हैं इससे। ये रियलिटी से डिस्कनेक्ट है इनको मालूम ही नहीं है कि इन्होंने इस मुल्क को किस दलदल के अंदर घुसा दिया है। और आप सोचें उन बद्दुआओं का जो लोगों की दिलों से निकलती होंगी इमरान खान के लिए और जो लोग इसको लेके आए हैं उनके लिए, जो कि इन्होंने अपने मामला सीधे कर लिए हैं, अपना हर चीज सीधी है, अपनी साथ नस्लों के पैसे पूरे कर लिए इन्होंने, और गरीबों को भूखा मार रहे हैं ये लोग, और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। आप देखें, शर्म की इंतहा, बेशर्मी की इंतहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं और ये इनको ईवीएम सूझी हुई है। सुबह शाम ईवीएम के ऊपर इनके लोग बैठ के बात करते हैं। 130 अरब रुपए ईवीएम पे खर्च करने के लिए ये लोग तैयार हैं, मगर इनको गरीब की कोई फिक्र नहीं है, इनको इस मुल्क की इकॉनमी की कोई फिक्र नहीं है। और ये सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, कर्जे जो हैं वो 50 खरब रुपए तक चले गए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दी जाएगी तकरीबन 20 मिलियन लोगों को। ये तो सब्सिडीज तो पहले ही IMF जो है उसके खिलाफ जा रही है, वो कह रहे हैं कि आप सब्सिडीज वापस लें। और फिर हुकूमती अरकान कहते हैं कि मिनी बजट से आवाम पर कोई फर्क इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। वो समझ में आता है कि कैसे नहीं पड़ेगा जब आपने जीरो रेटेड सेल्स टैक्स को 17% करना ही करना है। जितनी भी अशियां हैं जिन पे नहीं है और जिन पे कम है उनको 17% तक करना है। तो आपको क्या लगता है कि हमें तसल्ली रहनी चाहिए कि मिनी बजट से हमारी जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा? कामरान मिर्जा साहब। जनाब सर हेलो, मैं सुन नहीं पाया। जी बताएं। हेलो। अच्छा कामरान मिर्जा साहब, मेरा सवाल ये था कि ये जो मिनी बजट आ रहा है, हुकूमती अरकान का कहना है कि इससे आवाम की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। जहां पे आप IMF की शराइत मान रहे हैं, जहां पे 0% से 17% सेल्स टैक्स आपको अक्रॉस द बोर्ड लगाना ही लगाना है, जहां पे नहीं लगाया हुआ था वहां पे लगाना है, जहां पे कम था उसको 17% तक लेके जाना है, और बहुत सारी चीजें, 350 अरब रुपए का टारगेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। तो आपका क्या ख्याल है कि नहीं मिनी बजट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 3.25 साल से 3.5 साल से हम यही बातें सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि मजीद 2 महीने बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, मगर वो हालात तो कभी भी अच्छे नहीं हुए। वो आपने वो कहानी सुनी हुई है जिसमें कोई फकीर था, उसको जो है ना वो बादशाह बना देते हैं, वो कोई बाहर से आता है और उसके बाद वो फकीर क्या हरकत करता है उस मुल्क के साथ। तो बस वो इसी तरह से जो खैरात पे, ज़कात पे मामला चल रहे थे ना पहले अपने अदारों के लिए, अब वो उन्होंने मुल्क के जो है ना वो फितराने तक तो हमको ले आए हैं। अब जब फितरानों पे हम आ गए हैं और सऊदीया से और दूसरे मुल्कों से हम फितराने लेके और उस तरह से जो है ना मामला अपने चलाने पे आ गए, तो अब आप क्या उम्मीद रखते हैं?
अब अगर फर्ज करिए कि हमने पहले एक मुल्क से फितराना लिया था, तो इसके बाद जो है ना फिर अगली अपील जो है ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये होगी कि तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना अपने फितराने, ज़कात वगैरह जो है ना वो हमें भेजा करें। ये इनकी हरकतें इसी तरह की हैं, इनको नहीं चलाना आता। जो एक आदमी क्रिकेट खेलता था सिर्फ इस बात पे कि वो क्राउड पुलर है, उसको ला के इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है। क्राउड तो उसने पुल शायद किया या नहीं किया, या कुछ किया और कुछ बाकी जो है ना वो किसी ने उसकी मदद कर दी, मगर उसका नतीजा क्या हुआ, उन्होंने जो है ना वो एक चीज पुल की और दूसरी चीज जो है ना उन्होंने उसको पुश कर दिया। अब ये मुल्क जो है ना वो पुश करके भी खाई की तरफ जा रहा है, तेजी के साथ जा रही है। बिल्कुल सही फरमाया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। मिनी बजट का फर्क अवाम की जेब पर नहीं पड़ेगा, हुकूमती दावा। नहीं जनाब, अवाम की मजीद चीखें निकालने के लिए इन्होंने ये मिनी बजट लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर ये ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, जिसके अंदर ये मराद और ख़त्म करेंगे, जिससे और ज़्यादा महंगाई आएगी और उसकी वजह से आवाम की और चीखें निकलेंगी। ये मैं आपको अभी मैंने देखे जब पिछला बजट आया था मैंने उस पर बड़ा डिटेल एनालिसिस किया था और उसके अंदर भी मैंने ये कहा था कि जिस किस्म की महंगाई आने वाली है ये बहुत खौफनाक किस्म की होगी, और अब ये मिनी बजट से उसको मजीद और ख़राब करने वाली बात है कि और मजीद इन्फ्लेशन, महंगाई और मजीद ऊपर जाएगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो कुछ ये करने के लिए जा रहा है। 4 रुपये लीटर पर मन जब आप पेट्रोल बढ़ाएंगे तो उससे महंगाई नीचे आएगी। ये जो मराद ख़त्म करेंगे ये, उससे क्या चीज़ें महंगी नहीं होंगी? जो ये डिफरेंट सेक्टर से मराद लेंगे वो ज़्यादा महंगी कर देंगे चीज़ें जब आप मराद उनसे ले लेंगे। तो ये सारा का सारा मामला जो है ये बड़ा अफसोसनाक है। और मैं आपको ये बता दूं, देखें इक़्तिदार जब इंसान के हाथ में होता है वो समझता है हमेशा रहेगा, मगर इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास हमेशा रहता है। इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। और यकीनन आपने अफनानुल्लाह साहब इस साल के बजट के मौके पर भी ये कहा था कि खौफनाक महंगाई आएगी और अभी हम उससे दो चार हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।